देखिए बातचीत शुरू हुई, शुरू होने के बाद घर में बहुत सारी प्रॉब्लम बताती थी कि घर पे लोग आते हैं, भाई बाइक चोरी में फंसा हुआ है, मम्मी बुला रही है, एक बार आके समझा दीजिए। अरे ये तो लड़की शादीशुदा है, 12 साल की बेटी भी है, मुझे धमकी तक दे दी कि मैं बदनाम कर दूँगी। जब यहाँ से तब मुझे लगा कि ये लड़की जो है कहीं ना कहीं आगे जाकर वो ब्लैकमेलिंग का सिस्टम कर सकते हैं, और वो हो भी रहा है मेरे साथ, मानसिक प्रताड़ित कर रही है। और इसका एक बॉयफ्रेंड है रविशंकर सिंह, जो वैशाली भगवानपुर सतपुरा का रहने वाला है। ये दोनों मिलकर पूरा प्लान कर रहे हैं। पति से मुलाकात हुई और पति ने जब रजिस्ट्रार के समक्ष जब उन्होंने कहा कि ये मेरी पत्नी है, रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि आपका प्रूफ क्या है, तो उन्होंने आधार कार्ड दिखाया जिसमें बताया ये मेरी पत्नी और 10 साल से हम लोग शादीशुदा हैं, एक 7 साल की बच्ची भी है। और उसके बाद उसी समय पति ने एक और कहानी बताई कि हुजूर जब ये घर से भागे थी, ससुराल छोड़ के भागे थे, एक अमरेंद्र कुमार यादव नाम का लड़का था कि शायद ये लोग प्लानिंग के तहत मेरी हत्या करवा देगा। अभी भी मानसिक टॉर्चर, मानसिक प्रताड़ना, तरह तरह का सोशल मीडिया पे मेरा फर्जी आईडी बनाकर। नमस्कार, मेरा नाम वसीम रज़ा है और आप इस वक्त बेधड़क बात देख रहे हैं। प्यार, इश्क, मोहब्बत, धोखा और मर्डर मिस्ट्री, ये तो आपने लगातार सुना होगा, लेकिन कहानियाँ कुछ इस प्रकार पटना में रची जा रही है जिसको सुनकर देखकर आप भी सदमे में आ जाएंगे। कहानी है एक नौयुवक की, जिसे मदद करने का शौक़ चढ़ा था, लेकिन इनाम में उसे धोखा मिला। इनाम में से कोर्ट कचहरी मिला। जी, हमारे साथ वो युवक मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है आपका, और आपका नाम क्या है दर्शक? मंटू कुमार है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धोखा मिला इनाम के तौर पर, जब आपने मदद किया, क्या पूरी घटनाएं क्या थी, कहानी क्या थी? देखिए, धोखा क्या मिलेगा, इनाम क्या मिलेगा। कोई भी मजबूर महिला अगर किसी अनजान व्यक्ति से, अगर मान लीजिए सोशल मीडिया के माध्यम से, लॉकडाउन के समय क्या स्थिति थी भयावह, आप लोग को भी पता है। उस समय मदद मांगा गया हमसे कि मुझे ज़रूरत है, बहुत परेशानी है मुझे, है ना, एक अनमैरिड लड़की की तरह। हमने मदद किया। मदद करने के बाद धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। शुरू होने के बाद घर में बहुत सारी प्रॉब्लम बताती थी कि घर पे लोग आते हैं, भाई बाइक चोरी में फंसा हुआ है, मम्मी बुला रही है, एक बार आके समझा दीजिए। मैं इस वजह से घर पे जाया करता था। उसके बाद देखिए, मेरी लाइफ है, महिला है तो क्या हुआ, आप कोई भी आरोप लगा देंगे। आपको मैंने मदद किया, इसका मतलब थोड़ी है कि मैंने आपसे शादी कर ली। बाद में प्यार भी हो गया था क्या उनको? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैंने सिर्फ मदद किया। उसके बावजूद जब पता चलता है कि अरे ये तो लड़की शादीशुदा है, 12 साल की बेटी भी है, मैंने बार बार उसे समझाने की कोशिश की कि भैया देखो, आपकी शादी है भाई, आप दूर रहिए, ये गलत है। तो नहीं, कुछ गलत नहीं है, मेरा पति हमको कुछ नहीं कर सकता है, मेरा पति पे हम केस किए हुए हैं, वो मेरा कुछ भी नहीं करेगा। तो हमने पूछा कि जब आपका घर यहाँ पटना में है और आपके माता और पिता जो आपके हैं भाई लोग हैं, आप अगर सही हैं तो आप घर पे क्यों नहीं रुकती हैं? तो उसने कहा कि नहीं, सब कोई मुझे मारना चाहता है, पिटना चाहता है। इसी तरह बातचीत होती गई, मदद मांगती गई। जब मुझे पता चलता है कि शादीशुदा है तो मैंने दूरी बनाना चाहा, मुझे धमकी तक दे दी कि मैं बदनाम कर दूँगी। जब यहाँ से तब मुझे लगा कि ये लड़की जो है कहीं ना कहीं आगे जाकर वो ब्लैकमेलिंग का सिस्टम कर सकते हैं, और वो हो भी रहा है मेरे साथ, मानसिक प्रताड़ित कर रही है, झूठा बयान दे रही है, झूठा आरोप लगा रही है। आज जब मैं पटना में मौजूद हूँ और जब रजिस्ट्रार ऑफिस में टाइम दिया गया था साक्ष्य रखने के लिए, रजिस्ट्रार साहब ने बोला कि आप क्या प्रूफ है कि आपने शादी किया है इस लड़के से? उसके पास कोई साक्षी नहीं है, उसके पास कोई साक्षी नहीं था। जितना भी आरोप लगा ये पूरा का पूरा झूठा। और इसका एक बॉयफ्रेंड है रविशंकर सिंह, जो वैशाली भगवानपुर सतपुरा का रहने वाला है। ये दोनों मिलकर पूरा प्लान कर रहे हैं कि मुझे बदनाम करें, ताकि वो दोनों साथ में अच्छे से रह सके। और पूजा का जो पति है राकेश कुमार। पहला मैसेज क्या आया था, किसका आया था और क्या आया? पहला मैसेज देखिए, ये 1 साल की बात है, इंस्टाग्राम पे जब लॉकडाउन था तभी की तो बात है ना। किसका आया था और क्या आया? मैसेज ये था कि मैं पटना में रहती हूँ, मैं मुसीबत में हूँ। क्योंकि देखिए, लॉकडाउन के समय में सभी लोग अपने पार्टी संगठन के माध्यम से लोग एक दूसरे का मदद कर रहे थे। हमने भी बहुत सारे लोगों का मदद किया। गुजरात में कुछ लोग फंसे हुए थे, मजदूर भाई लोग थे, अपने घर के आसपास या पटना में खाना अनाज का जो भी जितना बन सका उतना हम लोगों ने कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनसे पता चला होगा सोशल मीडिया पे कि पटना में है, ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं। हो सकता है हमसे नहीं, किसी और से भी, वो कई लोगों से वो मदद मांगी होंगी, लेकिन हमने उसमें मौजूद में दिया उनको मदद। आज जो है
उसका पति जब रखना चाह रहा है सेक्शन 9 का केस, वो भी रखे। सेक्शन 9 का मतलब होता है कि मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ, उसका पति ने सेक्शन 9 भी लगा रखा है कोर्ट में। ये लड़की उससे तलाक भी जो है वो अप्लाई की हुई है डाइवोर्स के। ये देखिए, ये कोर्ट का है, आप देख सकते हैं फाइलिंग है ये। इस पर आप देख सकते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय पटना, और ये चिरकुट है जो कि सर्टिफाइड कॉपी माना जाता है। इसमें देखिए स्पष्ट रूप से ये सब चीज़ लिखा हुआ है। इसमें लंबित चल रहा है, देखिए अभी उसका अगला डेट भी है 10वां महीना में, लंबित चल रहा है केस। जो हिंदू रीति रिवाज एक्ट का जो नियम है उसके अनुसार वो जो डाइवोर्स का जो फाइल होता है, तो ये तो सर्टिफाइड कॉपी मैंने निकाला। तो भैया आप एक तरफ अपने पति से आप तलाक लिए नहीं हैं, आप अन्य लोगों के साथ दोस्ती करती हैं, फिर जब आप कोई दूरी बनाना चाहता है तो आप ब्लैकमेलिंग, धमकी और बदनाम करने का पूरा साजिश करते हैं। तो भैया आप चाहती क्या हैं? वो कहती है कि पति हैं, तो पति हैं तो भैया आपके पास पति भी आए हुए थे कोर्ट में पति आए हुए थे। तो पति से मुलाकात हुई थी आज? पति से मुलाकात हुई, और पति ने जब रजिस्ट्रार के समक्ष जब उन्होंने कहा कि ये मेरी पत्नी है, रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि आपका प्रूफ क्या है, तो उन्होंने आधार कार्ड दिखाया जिसमें बताया कि ये मेरी पत्नी और 10 साल से हम लोग शादीशुदा हैं। एक 7 साल की बच्ची भी है, हालांकि अब उसका उम्र हो के 8-10 साल हो चुका है। और उसके बाद उसी समय पति ने एक और कहानी बताई कि हुजूर जब ये घर से भागे थी, ससुराल छोड़ के भागे थे, एक अमरेंद्र कुमार यादव नाम का लड़का था, उसके साथ ही मुजफ्फरपुर में जाके रहती थी। आज पति ने यह स्पष्ट किया। और रजिस्ट्रार साहब ने हमसे पूछा तो मैंने बोला कि सर ऐसा कोई बात है ही नहीं, अगर शादी हुई रहती है तो ये साक्ष्य जुटाने में क्यों असफल हो रही हैं? पहले शायद बहुत बार बोलती थी कि मेरे पास सब कुछ का सबूत है। क्या सबूत है? कोई सबूत नहीं है। आप फालतू का मानसिक प्रताड़ित करिएगा। इसका जो बॉयफ्रेंड है रविशंकर सिंह, हाल फिलहाल में भी मैंने बताया था पहले भी शायद कभी, ये अपने बॉयफ्रेंड को पति बनाकर कहीं लेकर गई हुई थी। उसका एविडेंस है। देखिए महिला है ना, सारा पक्ष महिला के फेवर में ही रहता है। कैसे कैसे वो सबूत मेरे हाथ लगा तो मैं आज अपने जगह पे खड़ा हूँ। क्या कुछ लगता है, अब तो जज और रजिस्ट्रार साहब देख रहे हैं इस चीज़ को, एक लड़की का केस है, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं यहाँ? देखिए, एक महिला है और महिला का सम्मान भी होना चाहिए। मेरे पास कई तरह के ऐसे एविडेंस थे जो मैं मीडिया पे दिखा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि महिला है और मैं समझता हूँ कि महिलाओं की तो क्या भागीदारी होती है। रजिस्ट्रार साहब के समक्ष रखा जाएगा ये बिल्कुल, अगर रजिस्ट्रार साहब अगर ऐसा साक्ष्य अगर वो नहीं अगर यकीन करते हैं तो उनको साक्ष्य अगर दिखाना पड़े तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ पे साक्ष्य दिखाऊंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अब पति भी सामने प्रेजेंट है, मैं भी प्रेजेंट हूँ। जज साहब रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि आप कौन है, तो उन्होंने बोला कि मैं पति हूँ। ये कौन है? तो ये भी पति है। तो भैया कौन कौन पति है? ये तो तीसरा आदमी का, रविशंकर सिंह आदमी का नाम निकल कर बाहर आया अभी, तो उसको भी पति बना के रखिए। तो आप इस सब चीज़ को समझ सकते हैं ना कि भैया 3 पति। हाँ, एक सवाल लगातार 7 दिनों से 10 दिनों से बिहार के मीडियाकर्मी और उनके न्यूज़ चैनल पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा चल रहा है। पूजा, जिस लड़की का जिक्र मैं कर रहा हूँ, वह जिसने आप पर केस किया है, उनको इंसाफ दिलाना है। आखिरकार फिर उनको किस प्रकार इंसाफ दिलाया जाएगा? भैया आप सही रहेंगे तब तो आपको इंसाफ मिलेगा ना। आप तो मतलब फर्जीवाड़ा कर रही हैं ना। अगर कोई महिला उनका ये हिदायत बनता है कि ठीक है वो फर्जीवाड़ा करे, लेकिन उनके पास जो सबूत नहीं है, लेकिन जो कानूनी भाषा में कहा जाता है मौखिक, उन्होंने मौखिक बताया कि आपसे शादी हुई थी मंदिर में। क्या ये सत्य है? ये बिल्कुल गलत है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि बिल्कुल गलत है। शादी कैसे होगी भैया? हम कटिहार में अपने घर पे हम मौजूद हैं। 14 अप्रैल 2020 का वो एलिगेशन लगाई है। मुलाकात कब हुई सोशल मीडिया के अलावा? सोशल मीडिया के अलावा देखिए, मुलाकात जो है पिछला साल जो है काफ़ी दिनों बाद हुई थी। उस समय उसके साथ एक अमरेंद्र कुमार यादव फ्लैट पे रहता था। वो उस समय हमको बोलती थी क्या कि ये मेरे पति हैं। जब वो उसको मारने पीटने लगा तो इसने फिर एक बार मुझसे मदद मांगी कि देखिए जो लड़का है वो पति नहीं है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं बट उसके साथ रहती थी फ्लैट में, आज हमको मारपीट रहा है, कृपया हमको बचाइए। तो हम गए थे। हम उस फ्लैट का जो ऑनर है, मैं उनसे भी बात किया तो उन्होंने बताया कि ये तो इतना दिन से कह रही थी कि ये मेरा पति है। तब जाकर कुछ लोगों से पता चला कि इसका ऑलरेडी 10 साल पहले शादी हुआ है। तो हम तो इसी तरह मदद करते थे। अब मान लीजिए कि पहले आप घर छोड़ती हैं, ससुराल छोड़ती हैं, फिर आप अन्य बॉयफ्रेंड के साथ घूमती हैं, बॉयफ्रेंड को रखती भी हैं फ्लैट में। हम कहाँ से आ गए? 3 साल की बात हो रही है तो 3 साल आप कहाँ थे? आपको पता नहीं? आपने जब नोटिस डाला है, उसके हस्बैंड ने जब नोटिस डाला है कि अमरेंद्र कुमार यादव के साथ पकड़ा गया है, थाने में वो लड़का अरेस्ट भी हुआ था, फिर वो थाना में
शायद 2020 फरवरी मार्च में। तो हमसे कहाँ शादी हो गई, कब हो गई शादी? तो इतने सारे बॉयफ्रेंड हैं और उनके पति भी हैं, तो वो किसी भी फ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को आपकी जगह रख सकती थी, बदनाम कर सकती थी, आरोप लगा सकती थी, लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ वो मंटू कुमार पर ही क्वेश्चन मार्क क्यों लगाएगी? क्या कारण है कि मंटू कुमार का वो पीछा नहीं छोड़ रही है? शायद मुलाकात हुई होगी, शायद उनको प्यार हुआ होगा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना। देखिए इसको प्यार व्यार कुछ बोला नहीं जा अगर सकता धोखा है। की बात अगर करते हैं मंटू कुमार, तो धोखा सिर्फ आपको ही क्यों? आप पर ही इल्ज़ाम क्यों, आप पर ही आरोप क्यों, बाकी देखिए, सब पर क्यों नहीं? आज जैसा कि उसके पति ने आज रजिस्ट्रार साहब के समक्ष जो बात कही कि ये हर 6 महीना 7 महीना पे इसका पति बन जाता है। मैं तो इतना डीपली नहीं जानता था, लेकिन एक पति जो 10 साल उसके साथ रहा है, वो उसने आज क्लियर बताया कि इसका सर 6 से 7 महीने के बाद जहाँ पैसा हटना बंद हुआ, पैसा देना कम हुआ, ये छोड़ते चली जाती है। अब रहा मेरा सवाल, मुझे जो है वो इसलिए फंसा रही है कि उसका जो बॉयफ्रेंड जो प्रेजेंट में है रविशंकर सिंह, जो वैशाली का है, उसके साथ मिलकर वो प्लान की है कि इसको बदनाम करेंगे और वो दोनों साथ में अच्छे से रह सके ताकि पति उन दोनों पे केस नहीं करे। मामला यहाँ पे ये बनता है। मतलब उनके कहने का मतलब कि वो आप पर उलझे रहे। हाँ, मेरे पे उलझे रहे उसका पति, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और। पति भी समझ रहे हैं, वो भी आए, हमसे बात किए, वो बोले मदद के तौर पर पैसे भी देते थे। अब मदद के तौर पे क्या, उसके घर में कभी माँ बाप का तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि भाई तो हमेशा उसका जेल में ही रहता था। तो भाई जेल में रहते हैं। बाइक चोर है, वो पेपर में भी आया हुआ है, गिरोह बाइक चोर गिरोह में पकड़ाया हुआ था, अभी भी जेल में ही है। तो अब कभी फ़ोन आ गया कि मम्मी का तबीयत ख़राब है, कुछ दवा है तो दिलवा दीजिए, कोई जा नहीं सकता है। तो मान लीजिए बूढ़ा माँ बाप है, किसी का भी कोई उम्मीद करता है किसी से मदद के लिए, तो करना भी चाहिए, हमने किया। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा कि अब जो है ऐसी ऐसी महिलाओं के चलते जो सही महिला रहती हैं उनको मदद नहीं मिल पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये धोखेबाजी से हर लोग समझ जाते हैं। तो अब जो है ना, कोई अगर वास्तविक में किसी को मजबूरी अगर होगा ना, तो लोग सामने नहीं आएंगे मदद करने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस महिला की वजह से पूरी महिलाएं बदनाम होंगी, पूरे पुरुष भी बदनाम हो सकते हैं। लेकिन ऐसी महिला को सबक सिखाने का काम है, क्योंकि आइंदा किसी अन्य युवक के साथ ये ऐसा काम कभी ना कर सके। इसलिए मैं मनहानि का केस भी कर रहा हूँ और एक FIR इसके नाम पे करूँगा, क्योंकि इसके मुझे डर भी है कि इसका बॉयफ्रेंड ये दोनों मिलकर जो मेरा हत्या भी करवा सकते हैं। ये लगातार डर है जी, बिल्कुल डर है, क्योंकि वो लड़का जो बॉयफ्रेंड है वो मुझे एक बार कॉल भी कर चुका है। पहले बोला कि मैं आपका मदद करूँगा, ये लड़की ऐसी, उसका भी रिकॉर्डिंग रखा हुआ है हमारे पास। लेकिन महिला है, मैं मीडिया में नहीं सुनाना चाहता हूँ या दिखाना चाहता हूँ, सम्मान करना चाहिए। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा, मेरे साथ इसका ऐसा फ़ोटो है कि आप अगर देंगे कहीं भी तो वो सारा चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फिर पता चलता है कि अरे 10 दिन के बाद वही लड़का उसका पति बनकर वो होटल में कहीं स्टे की हुई है। तब मुझे लगा कि शायद ये लोग प्लानिंग के तहत मेरी हत्या करवा देगा। अभी भी मानसिक टॉर्चर, मानसिक प्रताड़ना, तरह तरह का सोशल मीडिया पे मेरा फर्जी ID बनाकर वीडियो वायरल कर रही है। आप कहते हैं कि आपकी हत्या करा दी जाएगी, दूसरी तरफ से आप कहते हैं कि आपको इसलिए ज़िंदा रखा गया है कि पतिदेव उनके उलझे रहे हैं आप पर। कैसे मुमकिन है? अब देखिए यही तो हो रहा है ना, वो दोनों तो अपना घूम रहे हैं। अभी भी यहाँ आए हुए थे तो पता नहीं किसी के साथ वो मुरेठा बांधे हुए था आदमी, वो शायद कुछ लड़कों को लेकर वो उसका बॉयफ्रेंड भेजा हुआ था उसके साथ। तो मुझे डर है, आज मैंने जिस तरह से देखा, कंप्लेन किया थाना में? मैंने कोर्ट को सूचना दी है, अब मैं थाना में FIR करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मंटू जी थे और ये कहानी जो आपने सुना अभी, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है जो एक मददगार के पास इनाम के तौर पे जा पहुंची। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें हमारा चैनल।